गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइंस्टीन कोफिशिएंट। आइंस्टीन कोफिशिएंट जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, तीन प्रोसेस की थी लास्ट लेक्चर में हमने, दैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। उन्हीं पे बेस्ड आगे जो कोफिशिएंट निकलता है आइंस्टीन कोफिशिएंट, यानी उन तीनों प्रोसेस को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और उसी पे बेस्ड निकाला था आइंस्टीन कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द आइंस्टीन कोफिशिएंट, और ये भी लिखा जाता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजर फिजिक्स में ये। ठीक है, तो बच्चों हमने जो तीन प्रोसेस की थी उन्हीं पे बेस्ड है आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, उन तीनों प्रोसेस से ही हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट निकल के आएगा। देखो कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। फर्स्ट जो प्रोसेस थी दैट इज स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड भी बोल देते हैं इसको, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए तीनों प्रोसेस से कैसे आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट निकल के आएगा। आप एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करेंगे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन यहीं से। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, आपके एटम्स किसके अंदर होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर। सपोज कर लो n1 be the number of atoms per unit volume in state first and n2 be the number of atoms per unit volume in state second. Initially all the atoms are in ground state, or we can say that in low energy level. If we apply the some energy having energy density, some suppose E nu, energy density is E nu, and atoms or molecules interact with this energy and after interacting goes to excited state। यानी कि ये कौन सी सिचुएशन है आपकी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। इनिशियली एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी कि बिफोर एब्जॉर्प्शन इस तरीके से दिखाएंगे, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो आपका एटम है किसी एक्सटर्नल एनर्जी से एनर्जी गेन करके कहां पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि ये क्या कौन सी स्टेट है आपकी, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, इसमें लिखना है, आप कैसे लिखोगे, लेट n1 and n2 be the number of atoms per unit volume in level 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये लेवल आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन यही होता है। अब बच्चों जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की बात करें हम, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में किस रेट से आपके एटम एक्साइट होंगे, ग्राउंड लेवल या लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो जो मान लो आपकी लेट E nu be the energy density, E nu be the energy density of incident photon, then rate of stimulated absorption, then rate of stimulated absorption is given as। देखो बच्चों, जब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा तो आपके एटम्स जो ग्राउंड स्टेट में थे वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो कितने एटम्स पर यूनिट टाइम जाएंगे, कितने एटम्स पर यूनिट, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट। रेट मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितने एटम आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई हमने जो बाहर से फोटोन इंसिडेंट करवाया इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। दूसरा,
यदि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें ज्यादा हुए तो ज्यादा एक्साइटेशन होगा, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इस लेवल में कम हुए तो कम एक्साइटेशन होगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों? देखो, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन गिवन एज रेट ऑफ, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। फर्स्ट लेवल में N1 मानने थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N1 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एनर्जी डेंसिटी के। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि कंबाइन करती हूं मैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? वी गेट रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी N1 पे, और E न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे हम तो कोई ना कोई क्या आएगा? कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू V12 यानी कि एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे एटम्स एक्साइट होके 1 से 2 लेवल में जा रहे हैं, V12 N1 E न्यू। क्लियर है बच्चों? यानी रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आ गया आपके पास B12 N1 E न्यू। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, इसका हम यूज करेंगे आगे। क्लियर है? तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हमारे पास B12 क्या है आपका? दैट इज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर B12 है आपका आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, ये कोएफिशिएंट आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसका नाम दे दिया आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए निकाला है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ध्यान से देखते जाओ। सेकंड है आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन बच्चों साथ के साथ नोट्स में बनाते जाए। मैं जितना आपको नोट करवा रही हूं उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये टॉपिक 8 या 9 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन मींस एक्साइट होकर एटम कहां चला जाता है? आपका एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, वही सेम लेट N1 and 2 be the number of atoms per unit volume in level 1 and 2। ठीक है, इन लेवल 1 and 2। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए ये है आपके बिफोर एमिशन, बिफोर एमिशन, और स्टिमुलेटेड एमिशन में आपका एटम कहां आ जाता है? वापस से इसमें आता है, लेकिन कोई एनर्जी नहीं देता। बच्चों एक्चुअल में 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, 2 लेवल लेजर पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इस पॉपुलेशन इन्वर्जन आपका 2 लेवल में अचीव नहीं होता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखते हैं हम क्या होता है कि ये वाला लेवल एग्जैक्ट ये वाला नहीं होता। जो आपके लेवल्स हैं वो एक स्पेशल लेवल ना होके दीज आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड की फॉर्म में होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो ये एनर्जी लेवल्स भी बैंड है। तो कंडक्शन बैंड में सपोज करो यहाँ था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही आ गया, तो इससे तो कम एनर्जी है ना, बट दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, अपने आप आता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो एमिट होके अपने आपका एटम कहाँ आता है? यहाँ, यानी कि दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम कोई एक्सटर्नल सोर्स तो यूज करते नहीं है, मींस एनर्जी डेंसिटी तो होगी नहीं। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन किस पे डिपेंड करेगी? यहां लिखोगे एनर्जी डेंसिटी, ये लिखने की जरूरत नहीं है स्पॉन्टेनियस एमिशन में। आपको सिर्फ इतना लिखना है, डायग्राम बना के लेट N1 and N2 be the number of atoms per unit volume in level 1 and 2 respectively. Then spontaneous emission rate, spontaneous emission rate डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगी? N2 पे, क्योंकि एटम्स आपके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज A21 N2। A21 क्या है आपका? आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एमिशन, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एमिशन, दैट इज योर आइंस्टीन कोफिशिएंट। सपोज करो बच्चों दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब ना एक और थर्ड प्रोसेस बच गई। थर्ड प्रोसेस आपकी कौन सी है? दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। कौन सी है आपकी? स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है? कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आपके एक्साइटेड स्टेट में बच जाते हैं जो कि अपने आप ग्राउंड स्टेट में नहीं आते हैं। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस पर प्रेशर डालते हैं, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी गेन करके आपके एटम्स कहाँ आते हैं? ग्राउंड स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी कि एटम एब्जॉर्ब करके आपकी किसमें है? एक्साइटेड स्टेट में। यानी ये सिचुएशन है बिफोर एमिशन। और जब स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो आपके एटम्स एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वही क्या होती है? इट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि आपकी लेजर लाइट होती है, ठीक है। कौन सी है ये? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है जिससे हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम? Let N1 N2 be the number of atoms per unit volume in level 1 and 2. E nu be the energy density of incident photon. Then rate of stimulated absorption की जगह क्या लिखेंगे? Emission. Rate of stimulated emission. तो rate of stimulated emission क्या होगी? देखो बच्चों, rate of stimulated emission डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे? N2 पे, क्योंकि एमिशन ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्साइटेड स्टेट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E न्यू, ठीक है। कंबाइन करेंगे हम, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कंबाइन इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th और 6th को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 पे और E न्यू पे। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे बच्चों तो कोई ना कोई क्या आएगा? कांस्टेंट। तो क्या लिखें? rate of this implies rate of stimulated emission is equal to, stimulated है B और कहां से कहां आ रहे एटम? 2 से 1 में। एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए हमने B12 लिखा था, लेकिन अब स्टिमुलेटेड एमिशन है यानी लेवल 2 से 1 में एटम्स आ रहे हैं, इज इक्वल टू N2 E न्यू, ठीक है। B21 क्या है? आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एमिशन, ठीक है। B12 क्या है बच्चों? B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है बच्चों। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है? अब बच्चों बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इक्विलिब्रियम। तो फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन होगी? फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या सिचुएशन आएगी भाई? जितने थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगी? जितने एटम्स आपके ऊपर गए हैं इज इक्वल टू जितने एटम्स आपके नीचे आए हैं। तो ऊपर तो किससे गए हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से, और नीचे किससे आए हैं?
स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है, यानी अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड ट्रांजिशन में क्या था आपका, सिर्फ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और डाउनवर्ड में क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर है बच्चों? तो फ्रॉम इक्वेशन आई थिंक फोर्थ इक्वेशन थी, उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन थी और सेवंथ इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन क्या आएगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या थी बच्चों, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था आपका B12 N1 E न्यू इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था, A21 एंड N2 प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन थी वो थी B21 N2 E न्यू। ये इक्वेशन आई थी, इसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, B12 N1 E न्यू, B21 N2 E न्यू को मैं इस साइड लेके आऊं लेफ्ट हैंड साइड, तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो माइनस B21 N2 E न्यू इज इक्वल टू A21 N2। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे करते हैं हम इसको। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंटिन्यू करते हैं बच्चों। B12 N1 E1 माइनस B21 N2 E2 इज इक्वल टू A21 N2। यहां से क्या कॉमन है, E न्यू, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। तो E न्यू को मैं बाहर लिख लूं बच्चों, क्या बच गया आपके पास, यहां से बच गया B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल टू A21 N2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो यहां से E न्यू क्या आ गया, E न्यू आ गया आपका A21 N2 डिवाइडेड बाई B12 N1 माइनस B21 N2। ठीक है, आगे देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। E न्यू इज इक्वल टू A21 N2, यदि मैं यहां नीचे से B21 N2 कॉमन ले लेती हूं तो क्या बचता है, यहां B12 N1 ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये वाला कॉमन लिया है, तो ये कॉमन लिया है तो यहां डिवाइड में आ जाएगा, B21 N2 माइनस 1। ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होके आ गई। देखो बच्चों यहाँ N2 से N2 आपका कैंसिल हो रहा है, क्या आ गया आपके पास, E न्यू इज इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई, ये B21 इसके साथ लिख लेते हैं, इनटू में 1 बाई B12 डिवाइडेड बाई B21 इंटू N1 बाय N2 माइनस 1। क्लियर है? ये रिलेशन आ गया बच्चों एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, और यहां से जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ते हैं, जहां पे दो एनर्जी लेवल को ही डिफाइन करता है। ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं करना, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बताया था कि N1/N2 है वो होता है e raised to power h nu by kBT. Suppose this is equation number 8, this is equation number 9. तो 8 इक्वेशन में हम N1/N2 की जगह e raised to power h nu by kBT यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। यूज इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 8। बच्चों बहुत आसान सा डेरिवेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, सिर्फ 3 प्रोसेस पढ़नी है। वो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना, फिर भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना। क्या आ गया आपके पास, ई न्यू की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू A21 डिवाइडेड बाई B21 इंटू 1 बाई B12 B21 और E की जगह N1/N2 की जगह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का रिजल्ट यूज कर दो, e रेज टू पावर h न्यू बाई kBT -1। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10। प्लैंक्स लॉ पढ़ी है बच्चों, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी हमें एनर्जी डेंसिटी बताती है, ठीक है। और वो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ जो ब्लैक बॉडी के लिए प्लैंक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था, ई न्यू इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब इंटू 1 बाय e रेज टू पावर h न्यू बाय kBT -1। दैट इज द रिलेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 11। कंपेयर कर दें हम इक्वेशन 10 और 11, दोनों आपके सामने लिखी हुई है। कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 10 and 11 वी गेट। तो 10 और 11 इक्वेशन को यदि कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। चलो राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो बच्चों A21 बाई B21 देखो किसके इक्वल है, 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब, यानी दिस इंप्लाइज A21 बाई B21 है वो है आपका 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब। एंड e h न्यू बाई kBT का कोफिशिएंट यहाँ देखो बच्चों क्या है, 1, और यहाँ क्या है, B12 बाई B21। कंपेयर करते हैं तो B12 डिवाइडेड बाई B21 क्या आ गया, 1। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, B12 इज इक्वल टू B21। क्या निकल के आया बच्चों, देखो B12 दैट इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। B21 क्या था, दैट इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ है उसी रेट से स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ है। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है उस प्रोसेस का तो बहुत कम रोल है, यानी लेजर के लिए जो मेन प्रोसेस है दैट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो बच्चों ये जो आर्टिकल किया हमने, आइंस्टीन कोफिशिएंट that based totally upon the 3 process, that is stimulated absorption, spontaneous emission and stimulated emission। इन तीनों प्रोसेस को पढ़ना है और जस्ट हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लगाई है और सिंपली हमने सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।